तो मंगरुआ ने अपना चौपाल सजा लिया है, और चूंकि आज बजट का दिन है, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों न राजा राम त्रिपाठी जी से बात की जाए। बड़े किसान हैं, धनी किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, तो बजट को भी समझते होंगे और बजट की पेचीदगियों को भी समझते होंगे। सर, अंतरिम बजट या अंतिम बजट? अ, भाई मेरा मानना है यह अंतिम बजट है या नहीं, यह तो कोई ज्योतिषी बता पाएगा या पीके बता पाएंगे। लेकिन अंतरिम बजट जरूर इसे कहा गया है। हालांकि मैं इसे मानता हूं चुनावी बजट पार्ट वन, क्योंकि पार्ट टू तो जुलाई में आएगा। लेकिन चुनावी बजट इसे मैं मानता हूं। क्योंकि अंतरिम बजट कहने में थोड़ी सी झिझक इसलिए है कि टेक्निकली अंतरिम बजट है ये, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है। लेकिन जो घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई हैं, जैसे आप ही बताइए कि 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड बनाएंगे और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। इस तरह की योजनाएं आज जब आपका 2 महीना हाथ में रहता है, तो इस तरह की घोषणाएं जो आप पोस्ट डेटेड चेक साइन करते हैं उस तरह से है। तो मैं उसे उसी रूप से देखता हूँ, जितनी अर्थशास्त्र की मुझे मेरी समझ है। और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई राजकोषीय घाटा कम हो गया, कांग्रेस के समय इतना था। और आज भी ये कांग्रेस के बिना या पूर्व जो शासन किए उनकी खुदाई के बिना कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। जनता इनसे पूछना ही चाहती है कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, 10 सालों में क्या किया, इस टर्म में क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, या इस बजट में हमारे लिए क्या लेके आए हैं आप। इसकी बजाय आप कहते हैं कि हम श्वेत पत्र ले आएंगे कांग्रेस के पिछली वित्तीय अनियमितताओं को लेके, जिसके कारण से देश आगे नहीं बढ़ पाया था। अब उन कारणों को जानने पे किसको रुचि है भाई? कांग्रेस ने ठीक काम नहीं किया, उसको किनारे बिठा दिया हमने। हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तो एक एक किसान बार पूछता है कि नहीं, एक बार नहीं, 2 बार से किनारे किनारे बैठा हुआ, और गारंटी भी दे रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार। ना ना, ये तो कह रहे हैं कि 1943 में भी आप विपक्ष में बैठे नजर आओगे। स्वयं मोदी जी जब संसद में कहते हैं तो मतलब समझ में आता है कि इसके बाद चुनाव जो है केवल आईवास ही रह गया। फिर जब प्रधानमंत्री जी घोषणा संसद में खड़े होकर कर देते हैं कि आप लोग हमेशा विपक्ष में ही बैठे नजर आओगे, तो फिर चुनाव का कोई विशेष मायने नहीं रह जाता। हाँ, किसानों को क्या मिला, ये बड़ा मुद्दा है संतोष जी की। बजट में ये समझिए कि मैं एक जुमला उठाऊंगा, एक नहीं, माननीय सीता आपके जुमला उठाने से पहले हम ही जुमला उठा देते हैं। मेरे दिमाग में कुछ, जी। क्योंकि मंगरुआ है तो मंगरुआ तो अपने तरीके से बात करता है। लोक लुभावन या मन भावन, क्योंकि विपक्ष तो कहेगा कि देखिए, चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है। यह वास्तव में जनता के मन को भा रहा है, लोक भावन बजट है किसानों के तो लिए। हाँ, तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में बजट में कहा, बजट के दौरान कहा कि पिछले 10 सालों में जो टैक्सेस से आय है सरकार की, वो 3 गुना हो गई। यानी सरकार की आमदनी 3 गुना हो गई। अब सरकार की आमदनी जब 3 गुना हो गई, तो उसी से सवाल उठते हैं कि सरकार का खजाना भरने में सबसे ज्यादा किसका योगदान था? पूंजीपतियों का नहीं है, किसानों का है। क्योंकि खाद, बीज, दवाई, हर चीज पे जो टैक्सेस देता है ना, जीएसटी देता है, वो सबसे 70% जनसंख्या किसानों की है। आपका खजाना उन्होंने भरा। आपका खजाना उस किसान ने भरा जो खेत की जुताई के लिए डीजल खरीदता है, फिर उसके बाद मिड़ाई के लिए खरीदता है, मंडी तक ले जाने के लिए खरीदता है, गहाई के लिए, हर काम में ट्रैक्टर में डीजल उपयोग करता है, सिंचाई के लिए डीजल पंप में यूज करता है। और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी सन 11-12 में 3.5 रुपया थी, आज 16 रुपया हो गया। यानी 4 गुना आप जो है किसान की जेब काट रहे हो डीजल में। जबकि अन्य देशों में किसान को डीजल सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है, अनुदान पे दिया जाता है। ये तो अपने मेरे यहाँ भी कहने का अपने मतलब, यहाँ भी डीजल अनुदान था सर पहले। हाँ,
इस तो देश अब को। जब 3 गुना, मंगरुआ जी, जब 3 गुना हमने खजाना भरा, तो आप हमको तो झुंझुना भी नहीं थमाया। अगर झुंझुना थमाया भी तो बज नहीं रहा है, उसमें जो दो चार डाले जाते हैं जो आवाज करे वाले। तो मेरा मतलब भाजपा के नेताओं के अलावा और इस कौन इस बजट को सराहेगा? इसमें सराहने 2018 जैसा क्या है? 2018 से ही झुनझुना बजाया जा रहा है। आप कहते हैं कि बजता ही नहीं है, लगता है टेक्निकल फॉल्ट हो गया। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये 2024 हो गया। आप लोगों को भी सड़क पर उतरे हुए बहुत दिन हो गया। पिछले साल तो आप लोगों ने लाल किला तक चढ़ाई कर दिया था। तो झुनझुना तो नहीं है सर। झुनझुना आपको पसंद आ रहा है, तभी तो घर में बैठे हुए हैं। देखिए, किसानों के साथ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सरकार देख रही है कि भाई किसान को किसान का जो डीजल पे है एक्साइज ड्यूटी 4 गुना कर दो। किसान कुछ नहीं कहता। किसान का एमएसपी पे बिकता ही नहीं, केवल सरकारी रिपोर्ट कहती है केवल 6% जो उत्पादन है किसान का, वो भी चुनिंदा, सारे उत्पादन नहीं, वो एमएसपी पे बिकते हैं। बाकी 94% नहीं बिकता। और सरकार यह भी कहती है कि पिछले 10 सालों में, एक सरकार की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 सालों में एमएसपी न मिलने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ का घाटा हुआ। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है ये। तो जब किसान को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ का घाटा आपकी नीतियों के कारण हो रहा है, या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाने के कारण हो रहा है, तो उस 7 लाख करोड़ के बदले में आप किसान को क्या देते हैं? खाद बीज दवाई की सारी सब्सिडी मिला के आपकी 2 लाख करोड़ होती है। यानी 5 लाख करोड़ तो किसान के जेब से डाका हर साल पड़ रहा है। यही कारण है खेती घाटे में है। तो आपको एक दूरगामी कोई योजना लेके आनी चाहिए किसानों के लिए। लेकिन आप क्यों लेके आएंगे? इसमें हम किसान भी दोषी हैं, क्योंकि किसान वोट बैंक नहीं है। आप समझ रहे हैं? किसान जब वोट देने जाता है तो भूमिहार हो जाएगा, ठाकुर हो जाएगा, दलित हो जाएगा, बामन बन जाएगा और अपने प्रत्याशी को वोट देगा। तो इसको पहचान चुके हैं कि किसान एकता किसी एक चीज के लिए तो सामने आ जाती है, एकजुट हो जाती है। तो कोई एक मुद्दा मिल गया जैसे 3 किसान का, तो एक संतरे की तरह एक हो गए। लेकिन जैसी संतरा का छिलका हटा, 3 कानून को वापस हुए, फिर संतरे की सारी फांके अलग हो गई। तो उनको मालूम है कि ये संतरा हर बार वो जैसी पोलिंग बूथ पे पहुंचता है, वो संतरा फट जाता है, फांकों में बढ़ जाता है। तो इस चीज को समझ गए हैं। लेकिन जिस दिन किसान एक मत हो जाए, समझ 70% वोटर किसान और उनका परिवार है इस देश में, तो ये जो 38% वोट पाके सरकार बनाती है जो ये पार्टियां, ये नतमस्तक हो जाएंगी, चरणों में आ जाएंगी किसान की। पूछेंगे बताओ आका आपकी, जिस तरह अभी बजट के पहले, अगर आप देखते ही होंगे हर साल सीआईआई, चेंबर ऑफ कॉमर्स, एसोचेम, ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के संस्थाएं हैं, ये चुनिंदा लोगों की, उनके लोगों को बुला के पूछती है सरकार। वित्त मंत्री पूछते हैं कि कॉमर्स मिनिस्टर पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या मंशा है, टैक्स का स्लैब कैसे रखा जाए, उनकी राय ली जाती है। लेकिन 70% आदमी जो इस देश का पेट भरता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इससे पूछने की रिवायत ही नहीं है। कभी आप नहीं सुनते होंगे कि कोई सरकार किसान प्रतिनिधियों को बुला के पूछे कि बजट आ रहा है, बजट कैसा हो कि देश की खेती किसानी आगे बढ़े। तो ये रिवायत ही खत्म हो गई है। तो चूंकि अच्छे से जानते हैं ये कि ये वोट बैंक जो है ये पूरी तरह से बट जाता है। यही कारण है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जिस दिन क्योंकि इस देश में किसान पढ़े लिखे नहीं है, तो आज भी अर्थव्यवस्था को नहीं समझते, आज भी जुमले को और आदेश को, कानून को, दोनों को नहीं समझ पाते। आज भी यकीन कर लेते हैं हमारे देश के वोटर। जुमले को हकीकत मान लेते हैं। जी जी। राजा राम जी, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए जुमला है, हकीकत नहीं बन पा रहा है। 70% किसान, हमको लगता है ना कि आप जो है 2-3% किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। बाकी जो 60-65% किसान के लिए तो किसान कल्याण मंत्रालय बनाया गया है सर। उन किसानों का कल्याण कर रही है सरकार, और आप कह रहे हैं कि किसान देश का कल्याण कर रहा है। बड़ा कंफ्यूजन सा माहौल है कि सीमांत किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, मझोले किसानों के लिए सरकार तो कहती है कि बहुत सारा काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए। हाँ, बड़े किसानों को हो सकता है कि दुख होता हो। अब आज चूंकि बजट आया है तो बड़े और छोटे के बीच का
जो फासला है या जो अंतर है, या वास्तव में किसी के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, इस सब पे भी सर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। संतोष भाई, हमारे यहाँ है बड़ा किसान, छोटा किसान, मझोला किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, ये जो गढ़े गए ना, किसानों के लिए यही कोड है। क्योंकि जब खेती करने जाते हैं तो खेती कृषि लागत में छोटा किसान और बड़ा किसान को ऐसा नहीं है कि बड़ा किसान है तो उसको यूरिया सस्ता मिल जाता है, डीएपी सस्ता मिल जाता है। नहीं, सारी योजनाएं तो छोटे किसान के नाम पे आप बनाए हैं। लेकिन जब सूखा आता है तो ये भेदभाव नहीं करता कि बड़ा किसान है या पंडित जी है, नहीं भेदभाव करता। बीमारी आती है तो छोटा किसान बड़े किसान में भेदभाव नहीं करती। बाढ़ आती है वो नहीं भेदभाव करती, समान मात्रा में सब काटते हैं। और जब बाजार में जाते हैं तो बड़ा किसान है तो उसका उत्पादन 2 रुपया ज्यादा में बिकेगा, ऐसा भी नहीं है। या पंडित जी है तो ये पंडित जी खेती कर रहे हैं भाई, इनको 5 रुपया ज्यादा दे दिया जाए, ये भी नहीं है। बाजार तो आपको उसी निर्ममता से काटता है। तो छोटा और बड़े में इसलिए अंतर नहीं होना चाहिए। अन्य देशों की इकोनॉमी के दिखा के मैं आप कहूंगा कि जब हम, चाहे छोटे किसान हो चाहे मझोले किसान हो, जब हम उत्पादन करते हैं तो देश के इकोनॉमी में, जीडीपी में योगदान देते हैं। ठीक है, बाकी सारे उद्योग जो हैं वो रूपांतरित करते हैं, उत्पादन नहीं करते। इसी खेतों में उपजी हुई चीजों को, जंगल से आई हुई चीजों का केवल रूपांतरण करते हैं। उत्पादन तो इस देश में किसान ही करता है खाली, पहली चीज। तो अब ये छोटे मझोले की बात अगर करते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि हमारे यहाँ 84% किसान जो है 4 एकड़ 5 एकड़ वाला है, बाकी 9-10 एकड़ है, 25 एकड़ 50 एकड़। राजा राम जी जैसे कुछ लोग एक समिति ग्रुप बना के, बड़े 10-20 भाई मिल गए, दोस्त मिल गए, साझा खेती कर रहे हैं, तो मिला के 1000 एकड़ में कर रहे हैं। एक एक को बांट दोगे तो 25 एकड़ भी नहीं आएगा। लेकिन जरा बाहर निकल के देखिए, एक एक किसान के पास 10-10 हजार एकड़ है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में। लेकिन वो किसान जो है उससे सरकार भेदभाव नहीं करती, जानता है कि हमारे देश के गले में वो भर रहा है। छोटा किसान या बड़ा किसान होने से ऐसा नहीं है कि बड़ा किसान है तो उसके 1 एकड़ में 25 क्विंटल के बजाय 50 क्विंटल पैदा हो जाएगा। सारी जहमत तो उसके ऊपर और ज्यादा है। यदि खेती में घाटा हुआ तो बड़े किसान के ऊपर बड़ा घाटा होता है, वो सुसाइड करने की स्थिति उसी की आती है। छोटा किसान मजदूरी कर लेता है, इस बात को समझे। तो ये जो छोटा किसान बड़ा किसान बांट दिया गया, बंटवारा किया गया, ताकि किसान एकता न बनी रहे। जैसे आपने भी सवाल उसी से चालू किया कि भाई आप धनी किसान है या बड़े किसान है, तो मैं एक यहाँ बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी किसान इंग्लैंड में कौन है मंगरुआ जी? वहां की रानी या वहां का जो राजा है वो सबसे बड़ा किसान है। लेकिन सबसे ज्यादा सब्सिडी भी उसको मिलती है, क्योंकि राजा या रानी वो बाद में है, पहले उसके फार्म जो है किसान के खेत है जो उसके देश को अनाज देते। तो जब अनाज पैदा कर रहा है तो उसके प्रोडक्शन की सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसे हमारी पार्टियों ने पकड़ लिया है। ये पार्टियां जो है खेती किसानी और देव का सत्यानाश करके मानेंगी। अभी एक बड़े बुद्धिमान मंत्री कह रहे थे कि किसानों का, जब हम लोग गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि आपका चेन्नई अगर गेहूं भेजना है पंजाब से तो आपसे मंगाने के बजाय तो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा लें तो सस्ता पड़ता है हमको, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेंगे, मत दीजिए। उनकी बुद्धि को बलिहारी है। 1 अरब 44 करोड़ जनता का पेट ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगा के कब तक आप भरिएगा? और मंगा लीजिएगा, 2-4 साल मंगा लीजिए, उसके बाद हम अगर किसान खेती छोड़ देगा तो वो मोनोपली करेगा, आपको $5 में बेचेगा 1 किलो, क्योंकि आपके यहाँ तो है ही नहीं है, तो खरीदिएगा आप। तो खेती किसानी में हाथी के पांव में सबका पांव। आप सुनते हैं ना कि गांव कस्बे से तो आप जो जुड़े हुए हैं, पूरा देश घुमा है आपने मंगरुआ जी, कि जिस साल खेती अच्छी नहीं होती है तो बनिया भी, दुकानदार भी, सोना चांदी वाला भी, बिस्तर बेचने वाला, फर्नीचर बेचने वाला, हर कोई कहता है धंधा मंदा है, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान की जेब में जब पैसा जाता है तो वापस वो पैसा किसान कभी बैंक में जमा नहीं करता, सोने की ईंट बना के नहीं रखता है। ठीक है, स्विस बैंक नहीं जाता, तुरंत पास के बाजार में दौड़ता है, घर अपनी छानी ठीक करने के लिए पैसा खर्चा करेगा, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की सोचेगा,
अपना अगली खेती की तैयारी करेगा, तुरंत बाजार जाएगा, या उधारी पटाएगा, जो उधारी लेके जो खेती किया है, तो वो पैसा वापस सर्कुलेट होके बाजार में जाता है, तो तब देश में समृद्धि आती है। लेकिन इस मूल मंत्र को इस देश के कर्णधार भूल गए हैं। इनकी जितनी भी आर्थिक नीतियां हैं, वो जो आप सुनते हैं ना, करीब 100 पूंजीपति हैं इस देश के, जिनके पास अधिकतम इस देश की पूंजी केंद्रित है। आप उनके आंकड़े उठा के देख लीजिए, ओपन सीक्रेट है ये, देख लीजिए उनकी ग्रोथ रेट, देख लीजिए वो कहां से कहां जा रहे हैं और देश कहां से कहां जा रहा है। अब 27 रुपया एक किसान की पर डे की इनकम है, 27 रुपया, जरा बताइए। चर्चा सिर्फ ब्रिटेन की महारानी के मत कीजिए, जिस कॉरपोरेट की आप चर्चा कर रहे हैं ओपन सीक्रेट है, धीरे धीरे आपकी जमीन भी उन्हीं के हाथों में जा रही है। देखिए, जमीन को लेके भारत बड़ा सेंसिटिव रहा है मगरवा जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत को अन्य देशों की तुलना में ये लोग एक चीज राजनीतिक समझने में भूल कर दे रहे हैं कि जमीन को, धरती को, मिट्टी को भारत का किसान माता मानता है। और ये वही बिंदु है जहां एक बार 3 कानून के जरिए छेड़ने की कोशिश किए थे। ये इतिहास भूल गए कि भाई थे कौरव पांडव, और सुई की नोक के बराबर जमीन के लिए कौरव पांडव लड़ मरे, करोड़ों लोग मारे गए जमीन के लिए, लेकिन जमीन नहीं दी। आज भी देखते हैं गांव में 40% जो मुकदमे चल रहे हैं, 1 फीट और 1.5 फीट की जमीन मेड़ के लिए लड़ाई हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ने को तैयार है जमीन को लेके। तो जमीन को जिस दिन सरकार ने छेड़ दिया ना, सरकार कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी बड़ी अपने आप को समझती हो, जमीन को हाथ तो लगा के देखे किसान की, आप देख लीजिएगा उखाड़ फेंकेंगे लोग। तो चूंकि आज बजट का दिन है, सरकार ने कुछ घोषणाएं की होंगी, हमने सोचा कि राजाराम त्रिपाठी जी से समझते हैं कि वास्तव में जुमला या हकीकत। राजाराम जी को लगता है कि जुमला ही है। जिस दिन जब इस देश के अन्नदाता को उसका पूरा हक मिलेगा, तभी ये हकीकत बनेगा।